अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू के मुतालिक जो हम सबकी ज़िंदगियों से जुड़ा हुआ है। आप पूछेंगे वो कैसे? पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसकी 60% आबादी 35 या 30 साल से कम उम्र या 30 साल के नौजवानों पर मुश्तमिल है। इट्स अ यूथ बल्ज। एक ऐसा मुल्क जिसमें 60% लोग अपनी मुलाजमतें, अपने करियर, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट मीन्स की तलाश में होते हैं। एक ऐसे मुल्क में आज तक सिर्फ जिन प्रोफेशंस का नाम हमने सुना है वो है डॉक्टरी, इंजीनियरिंग या चंद और प्रोफेशंस। बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें पूरी दुनिया में लोग काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ना उसका तस्करा मिलता है, ना उसमें हम लोगों को देखते हैं। आखिर इसकी वजूहात क्या हैं? और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर विच इज़ रियल एस्टेट सेक्टर, इसमें क्यों नहीं आज तक हमने अपने नौजवानों को मुतहर्रिक किया, उन्हें इनिशिएटिव्स दिए कि वो इस तरह से ना सिर्फ अपने घर की ख़ानदान की कफ़ालत कर सकें बल्कि एक अच्छा फ्यूचर और करियर बना सकें। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे पास जो शख्सियत हैं, ही इज़ चेयरमैन स्काई मार्केटिंग एंड डेवलपर्स, जनाब उस्मान आलम साहब। अस्सलाम वालेकुम उस्मान साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसी थैंक हैं यू आप? फॉर ज्वाइनिंग। बिल्कुल थैंक सही, यू। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सो मैंने ये स्टार्ट किया है जिस इशू से कि पूरी हमारी दुनिया को पता है, पाकिस्तान को पता है 60% नौजवान है, लेकिन हमने हर बच्चे ने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और उसके अलावा कोई तीसरा प्रोफेशन नहीं है। तो रियल एस्टेट सेक्टर क्यों नहीं नजर आया आज तक लोगों को एक कामयाब और रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन के तौर पे? अ, बस बदकिस्मती है हमारी कि हम लोग अपने बच्चों को पायलट, इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते थे। जब बचपन से तो यही सुनने को मिलता था। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। अब जो मुझे आजकल फीडबैक मिल रहा है यंगस्टर से, वो सब रियल एस्टेट डेवलपर्स बनना चाहते हैं, रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं। लेकिन उनको इसमें फ्यूचर आजकल नहीं नज़र आ रहा, हम्म। लेकिन बनना चाहते हैं। हम्म। फराह, आप यकीन कीजिए कि जो डेवलप्ड कंट्री हैं वो इसके ऊपर अपने सीजन्स बना रहे हैं। हम्म। मैंने अभी रिसेंटली देखा, अमेरिकन ओन मैनहट्टन है, हम्म। बाइंग लंदन है, हम्म। और एक दो और सीजन। हम्म। आप यकीन करें कि ऐसे वो लोग ज़िंदगी जी रहे हैं और ऐसे अपने प्रोफेशन को वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं जी। और यंगस्टर्स को जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, आउटस्टैंडिंग है। हम्म। मैं सो कॉल्ड अपने जो हम हमारा दुश्मन मुल्क है कहा जाता है, जो बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, आप यकीन करें मैं देखता हूँ कि वो हर दिन उनका एक 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 पर्सन तरक्की की राह में अपने मुल्क को अपना किरदार अदा कर रहा है। हम्म। अदारों से लेके उनके उनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब लोग अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि हमारे मुल्क में हर पर्सन पाकिस्तान को गिराने में अपना किरदार अदा कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली आपने हाँ। अब देखिए, इट्स अ नैरो टनल। अगर हम सारे, जैसे आपने 3 प्रोफेशंस कर दिए, 4 कर लीजिए, अगर हम सारे मतलब 60% आबादी को उन 4 प्रोफेशंस में धकेलना चाहेंगे, रिजल्ट वही होगा जो कि आज अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रीट क्राइम्स। सो व्हाई नॉट टू इनकरेज दिस इंडस्ट्री? आपके ख्याल में इसमें जिम्मेदार कौन है कि आज तक हम एवेन्यूज ही नहीं खोल सके हैं, एवेन्यूज ही नहीं देख सके हैं अपने यूथ को? एक्चुअली हमें उसे रेगुलेशन, यानी कि इसको ना रेगुलेट नहीं किया हमारे अदारों ने प्रॉपर तरीके से। इसमें बहुत सारे लूप होल्स छोड़ दिए, फिर इस इंडस्ट्री को बुरा कहना शुरू कर दिया हमने। और एक पॉलिसी जो कम से कम 2-3 अशरों पे चलनी चाहिए, उसको हम लोग, एक प्राइम मिनिस्टर जाता है तो दूसरा उसको ख़त्म कर देता है। हम्म। ये बहुत गलत है। उसका उस इंडस्ट्री पे, उससे जुड़े हुए लोगों पे बहुत बुरा असर पड़ता है। हम्म। सो मैं आप जो इस इंडस्ट्री की बात करें तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि खान साहब के दौर के बाद हर वो पर्सन जो रियल स्टेट से जुड़ा होता, तो वो डॉक्टर इंजीनियर को रिश्ता नहीं देना चाहता था, वो रियल स्टेट वालों को ट्रू। रिश्ता देना चाहता था। मैंने जितनी नई गाड़ियां रोड पे देखी पिछले काफी अरसे में, वो सब किसी डॉक्टर इंजीनियर की नहीं थी, वो ज्यादातर रियल एस्टेट एजेंट्स की थी। बिल्कुल। और क्या करियर ग्रोथ मैंने देखा कि जो बिल्कुल। लोग कल तक हम समझते थे कि वो कुछ अर्न नहीं कर सकते, एक्चुअली दे मेड फॉर्चून इन द इंडस्ट्री। आप यकीन कीजिए, किसी सहाफी को घर किराए पे नहीं मिलता था, जी। रिश्ता नहीं मिलता था, हाँ। किसी वकील को नहीं मिलता था, और तीसरा प्रोफेशन रियल स्टेट वालों का था, उसको नहीं मिलता था। ट्रू। लेकिन अब टॉप ऑफ द प्योरिटी
पे जो बिजनेस है वो रियल स्टेट है, और अनफॉर्चुनेटली पिछले 1 डेढ़ साल से इसके बहुत बुरे हालात हैं। जी। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इसके हमेशा हालात बुरे रहेंगे। अच्छा, जी, गिविंग द करंट सिचुएशन। जी, जी, मैं नहीं समझता। देखिए 30 करोड़ लोगों का मुल्क है, 24-25 करोड़ तो बाय बुक है, और मैं समझता हूँ 30 करोड़ लोगों का मुल्क है, और बहुत सारा हमारी जो आवाम है वो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और हम कोई गरीब आवाम नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उन लोगों को रियल स्टेट इंडस्ट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का मौका नहीं दे रहे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है। हम्म, वो सिर्फ उतने पैसे पाकिस्तान में भेज रहे हैं जितने उनकी फैमिली उससे गुजर बसर हो जाए। बाकी कोई दुबई में है तो वो दुबई में इन्वेस्ट कर रहा है, कोई यूके में तो यूके में, कोई अमेरिका में तो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट। हम उनको, हमारी गवर्नमेंट मौका नहीं दे रही है कि वो लोग इन्वेस्ट कर सकें, कोई आसान पॉलिसीज लेके आए उनके लिए। आप यकीन करें कि हमारे मुल्क में सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट जो लोग करते हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानी है। आप, और पाकिस्तानी भी बहुत करते हैं। आप ये लास्ट जो दुबई लीक्स निकली है तो $12 बिलियन पाकिस्तानियों ने इन्वेस्ट किया है दुबई के अंदर। हम्म, खुदारा हमने क्यों नहीं मौका, हम $1-1 बिलियन को तरस रहे होते हैं। हम्म, और बस हमारी बदकिस्मती है। हम्म, तो मेरा ख्याल है हम समझ जाएंगे बहुत जल्द। हम्म। तो कैसे इनकरेज किया जा सकता है अच्छा, फॉरेन कैसे इंकरेज इन्वेस्टर्स किया को? जाए? ये जो टाइम होता है ना रियल स्टेट में, कि जब मार्केट थोड़ी सी ठंडी होती है, ये एक बाइंग का टाइम होता है, परचेज करने का टाइम होता है, और इस पे सीखने का मौका आपको लेकिन मिल रहा है। ट्रस्ट डेफिसिट, यू जस्ट मेंशन द ट्रस्ट डेफिसिट, सो हाउ कैन वी इनकरेज द इवन द, आई मीन, अब छोड़ दीजिए फॉरेन इन्वेस्टर्स को, ओवरसीज पाकिस्तानीज, they also have lost interest or the confidence. That is why they are not interested आप in यकीन buying कीजिए, मैंने properties. लास्ट अपने पॉडकास्ट के अंदर हमारे जो पाकिस्तान रियल स्टेट इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट है, यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, उनको मैंने यही कहा कि हम एक वेबसाइट डेवलप करें जहाँ पे हम जो हमारी इंडस्ट्री के अंदर ब्लैक शिप्स हैं उनको हम प्रोमिनेंट करें, और उनको ब्लैक लिस्ट किया जाए। उस लिस्ट से वेबसाइट के ऊपर हमें पूरा अपना एक सिस्टम डिज़ाइन करें, अपना रोल अदा करना चाहिए हमें। और गवर्नमेंट को भी आसान पॉलिसीज, टैक्सेस की आसान पॉलिसीज लेके आए और प्रमोट करना चाहिए। हाँ, ब्लैक शिप्स को निकालिए आप, गवर्नमेंट का काम रेगुलेट कीजिए। आप एक एक प्रॉपर्टी को यानी कि छानबीन करके उसको एड लिस्टिंग होने दें, जैसे दुबई में किरदार है। मैं आपको बताऊं, हर मुल्क का, दुबई का जो यानी कि बैकबोन है वो रियल स्टेट है। और मेरे मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत इसकी अभी मैं समझता हूँ इसका पूरा एक गैप है कि हम लोग रियल स्टेट को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हैं। But are there enough opportunities for the youth in Pakistan to enter in real estate business? क्योंकि अब लग रहा है कि इस इंडस्ट्री में जो लोग हैं, आप जैसे लोग, वो भी बता रहे हैं कि हालात मुश्किल हैं, चीज़ें जो हैं वो दुश्वार हैं। तो इज दिस द राइट टाइम फॉर अ यंगस्टर टू डिसाइड कि ही वांट्स टू बी इन द रियल एस्टेट मार्केट? मैं आपको एक बात बताऊं जो सच है, रियल स्टेट इतना पोटेंशियल बिजनेस है कि यहाँ एक छोटी सी छोटी, जो रियल स्टेट की टर्म में छोटी सी छोटी दिहाड़ी भी आपका सालों का खर्चा पूरा कर देती है। सालों का खर्चा पूरा कर देती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो छक्के नहीं लगेंगे, लेकिन आपका घर का खर्चा चलना बहुत इजी है अगर आप राइट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में, मैं अपनी फील्ड की बात करूंगा, मैं अपने आप को भी, अपने भाइयों को भी इस लिस्ट में लेके आऊंगा कि हम लोग भी गलतियां करते हैं, लोगों का पैसा गलत जगह इन्वेस्ट करवाते हैं। यानी कि वो कैसे कहते हैं ना, कि अपनी चुवानी के लिए किसी की पूरी रकम ही आपने गलत जगह पे इन्वेस्ट करवा दी, ये गलत है। जब आप अच्छी जगह पे किसी को इन्वेस्ट करवाते हैं तो वो एक फैमिली आपके साथ जुड़ती है, और वो खानदान आपके साथ रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है। तो अपने दोस्तों का, अपने प्यारों का, अपने प्यारे क्लाइंट्स का ख्याल रखिए, गलत जगह इन्वेस्ट ना करवाइए। अच्छा, नो वन एल्स कैन बी, आई मीन, टेल अस बेटर देन यू, जिन्होंने इतनी लीडिंग एक मार्केटिंग एजेंसी जो है उसके चेयरमैन रहे आप, ना सिर्फ सेटअप किया बल्कि उसको अपग्रेड किया आपने मुसलसल नए जो तकाजे हैं उनके साथ। ये बताइएगा कि जिस चीज़ की आपने बात की है, कमीशन एंड देन द रेगुलराइजेशन, तो ये जो ट्रस्ट, कीपिंग द ट्रस्ट, आप बाहर की मुल्क में चले जाएं,
तो वो आपको पहले बताते हैं। आपका रियल एस्टेट एजेंट आपका सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी उस सारी डील में पर्सन होता है, जो खुद आपको डिस्क्लोज़ करता है कि इस प्रॉपर्टी के फ्लॉज़ ये हैं, इसके डाउनसाइड ये है, इसकी अपसाइड ये है, एंड देन यू आर एबल टू डिसाइड ऑन हिज जजमेंट और हिज गाइडेंस कि वेदर यू शुड इन्वेस्ट और नॉट। यहाँ पे ये नहीं है, टू गेट योर कमीशन आप वही आप वाली बात कि आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो ये जो एथिक्स विद इन कम्युनिटी हैं, हाउ इम्पोर्टेंट दे आर इन योर ओपिनियन? देखिए वो लोग सरवाइव करते हैं। जो ब्लैक शिप्स होती हैं ना वो वक्त से पहले ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इसको रेगुलेट करने की ज़रूरत है और इसमें हमें अपने एथिक और वैल्यूज़ की, हम दूर अंदेश लोग नहीं हैं, हम लोग फ्यूचरिस्टिक होके नहीं सोचते हैं, हम सिर्फ टाइम पास करते हैं। जब हम टाइम पास करते हैं तो हमारे बुरे हालात होना हमारा मुकद्दर बनते हैं। ये नहीं है कि हम इस मार्केट में बहुत अच्छे लोग काम कर रहे हैं जो 9 टू 5 काम करते हैं एक जॉब की तरह, लेकिन अपना बिजनेस इस तरह रन कर रहे हैं, इस तरह रन कर रहे हैं और इस तरह अर्न कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग है। ठीक है? हाँ, वन मैन शो भी बहुत अच्छा बिजनेस कर सकता है। अच्छा, हाँ, इसके बारे में गाइड कीजिएगा। बिकॉज़ अब जबकि जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है एंड दिस इज़ वन इंडस्ट्री जिसमें कि एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत गुंजाइश और मार्जिन है। सो ऑल द यंगस्टर्स वाचिंग यू, इफ दे वांट टू सेट अप देयर ओन some entrepreneur I mean type of business in real estate sector and market, so कहाँ से शुरू करें वो, क्या बेसिक स्टेप्स ले वो, और क्या कुछ करना ज़रूरी जी। है? अच्छा, बेसिक स्टेप्स ऐसे हैं कि मैं आपको बताऊँ कि आपको पहले ना सीखना ज़रूरी है। रियल एस्टेट एक पूरी एजुकेशन है। अच्छा, हाँ, रियल एस्टेट की एजुकेशन है, इसको कम से कम आपको 1 ईयर लगेगा सीखने में। यानी पहले वो किसी के साथ हाँ, अटैच हो। किसी के साथ अटैच हो, उसको सीखिए, उनके कोई ऐसे लोग हों जो सिखाने वाले लोग हों, हुँ, वो ताकि आपको प्रॉपर इसकी गाइडलाइन सिखाएँ, ठीक है? हुँ, इसकी टर्म्स सिखाएँ, इसको प्रोडक्ट को पूरा आपको वैल्यूएशन आनी चाहिए, आपको एरियाज़ का पता होना चाहिए, आपको स्क्वायर फीट्स का पता होना चाहिए, आपको डील करना एक पर्सन, एक क्लाइंट आप पे ट्रस्ट करके एक प्रोडक्ट ले रहा है, तो आपको उसमें स्पेशलाइज़्ड होना ज़रूरी है। हुँ, उस एरिया का पता होना चाहिए। ये नहीं है उसको आप मैक्सिमम रेट पे चीज़ दे दो, बुरी चीज़ ले दो उसको, हुँ, ताकि वो उसके पैसे फँस जाएँ, हुँ, ठीक है? हुँ, तो आप पर एक ज़िम्मेदारी होती है, तो आपको पहले तो बेस्ट वे में उसको उस चीज़ को सीखना है। हुँ, आपको बेस्ट बनना है उस प्रोफ़ेशन के अंदर, हुँ, उस एरिया के अंदर प्रोफ़ेशन में हुँ, बेस्ट बनना है। फिर उसके बाद आपको चाहिए कि आप मार्केटिंग आपको आनी चाहिए। मैं आपको बताऊँ कि एक आर्किटेक्ट है, उनको बहुत अच्छा बिज़नेस उनका चल रहा था। बस गुज़ारा जैसे बड़े करते हैं, एक एसोसिएट्स है, मैं नाम नहीं लूँगा। तो रिज़वान के पास आए उनके बेटे ना, बड़े यंगस्टर अभी एजुकेशन हासिल करके। तो उन्होंने कहा कि हम कैसे इस बिज़नेस को ज़्यादा फ्लोरिश कर सकते हैं और हुँ, ज़्यादा रन करें हम इसको, इसकी अर्निंग हमारी, क्योंकि बहुत पुराना सेटअप है, बड़े-बड़े इदारों के साथ वो उनका जॉइन हैंड है और वो काम कर रहे हैं उनके साथ। तो छोटे ने उसे उन्हें ना थोड़ी-सी तरीके बताए। तो मुझे कल रात को रिज़वान बता रहा था कि इंस्टा पे उनके 50,000 फॉलोअर्स हैं और बहुत अच्छी, और एक-एक वीडियोज़ के ऊपर 3-3 लाख व्यूज़ आए हुए हैं। हुँ, और एक बेटा उनका दुबई चला गया, उनकी उसकी मैं वीडियोज़ देख रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग वीडियोज़ बना रहा है। मैं रियली एप्रिशिएट करना चाहता हूँ हुँ, बच्चों को कि बो 6 टू 7 या 1 ईयर में उन्होंने अपने बिज़नेस को एक नई वो क्या डायमेंशन नई दी। सोच दे दी, नई रक्षा, वो एक हुँ, बुलंदियों पे ले यूजिंग द गए। डिजिटल विज़न, वर्ल्ड एंड डिजिटल मैं मार्केटिंग। आपको बताऊँ कि उन बच्चों ने बहुत आउटस्टैंडिंग, फादर का मेरा ख़्याल 30, 40, 50 साल का बिज़नेस था, हुँ। लेकिन बच्चों ने इनपुट्स जो दी वो आउटस्टैंडिंग दी। अच्छा, तो अब टेकिंग यू दिस ये जो आपने एक लीड दी है हमें, जी, इफ यू अलाउ मी प्लीज, कि बच्चे बहुत सारा वक्त इसी सोशल मीडिया पे गुजारते हैं मगर दूसरों की रील्स देखते हुए। सो जी, आपने जो बात की है कि इस तरह से जो वन पर्सन कैन आल्सो स्टार्ट हिज ओन बिजनेस और वर्क, है ना? तो बिल्कुल ऐसे। इसको कैसे यूज कर सकते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को, बहुत टू देखिए, अर्न इन आज रियल दुनिया एस्टेट? हमारे हाथ में है। मैं आज आपको बताऊँ, आज दुनिया हमारे हाथ में है, हम लोग आईटी में बहुत अच्छा, हमारी लेबर चीप है, हमारे बहुत से लोगों के पास जॉब नहीं है। आप अमेज़न पे काम करें, आप रियल एस्टेट में काम करें, आप रियल एस्टेट को बड़े ही उस बुलंदियों पे लेके जाते हैं। दुनिया में जिस जगह पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं, आप उनके साथ कीप इन टच हो, उनको अच्छी प्रॉपर्टी आप सजेस्ट करें, ठीक है? आप यकीन कीजिए कि आप बहुत अच्छा
रोजगार अर्न कर सकते हैं। लेकिन अगर हम करना चाहें, हमारे यहाँ बड़े मसले मसाइल हैं जी। मैं आज आपको जेन्युइन बताऊं, हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, हम लोग काम नहीं करना चाहते हैं। स्पेशली फीमेल्स, उनको कहा वो बेचारी घर से निकलती है तो बस टाइम पास करने के लिए। उनको पता है कुछ अरसे बाद हमारी शादी हो जानी है, कोई कैरियर बना के। हमारी 52% मेरा ख्याल फीमेल्स हैं, तो वो ये चाहती नहीं है अच्छा, कि हम बड़ी कैरियर स्टेटमेंट दे रहे हैं बनाएं। आप। रियल स्टेट, मैं आपको बताऊं, मैं आप स्टेटमेंट 100%। एक इन्फ्लुएंसर बताइए पाकिस्तान में रियल स्टेट, मेरा एक क्वेश्चन है। मैं बहुत सी फीमेल्स को मैंने ट्रेन किया, एक इन्फ्लुएंसर्स नहीं है। कोई ना कोई वजह आ जाती है, कोई ना कोई स्टूपिड लोगों के बयानात आ जाते हैं कि फीमेल्स को हायर किया हुआ है, फैंसी फीमेल्स को रखा हुआ है। मेरे भाई, कल तुम्हारी बहन बेटी को जब जरूरत पड़ेगी जॉब की और वो काम किसी रियल स्टेट में ऑफिस में कर रही होगी तो वो फैंसी होगी? गलत बात है। आप किसी बहन बेटी को इस तरह नहीं बोलिए, ठीक है? हमारी बेटियां, देखिए, कुछ हर मेल्स भी गलत होते हैं और फीमेल्स भी गलत होती हैं, मैं ये नहीं कहता, लेकिन वो इंडिविजुअल लेवल पे है ना, वो हर जगह होते हैं, हर हर शोबे में, डॉक्टरी के शोबे में भी हैं, हर जगह आपको गलत लोग भी पाए जाते हैं और अच्छे लोग भी पाए जाते हैं। लेकिन किसी रियल स्टेट फीमेल को गलत अल्फाजों से ना बुलाएं। कल आपकी बेटी को भी जरूरत होगी तो आप सोचिए। मेरा पर्सपेक्टिव तो इससे फर्क है। सारे रियल्टर्स जो हैं या हमारे यहाँ पर जितने, मुझे तो उनमें कोई एक खातून नजर नहीं आती। नहीं आती आपके ना। जितने गैदरिंग मैं होती है, आपको हमें हायरिंग जरूर है, एम्प्लॉइज जरूर हैं, मगर एम्प्लॉइज तो हर मैं एक आज के आपको बताऊं, प्रोफेशन बच्चियां में। डरती हैं, वो काम नहीं करना चाहती, वो उसका कैरियर बनना है। हम सपोर्ट नहीं कर रहे ना। आप यकीन करें, अगर मैं इस सोच से एक भी लड़की को हायर करता हूं कि लड़की होने की वजह से ये मुझे बिजनेस लेके आएगी, तो मेरे इस बिजनेस पे खुदा की लानत हो। मैं मेरी स्टेटमेंट है, मेरी सोच है। मुझे ये लगता है कि बच्ची बैठ कर टिक कर बहुत अच्छा काम करती है, और जो मेल है वो उछलता कूदता रहता है, कभी कहीं और देख रहा होता है। एक प्रोफेशन में वो एडजस्ट नहीं होता रियल एस्टेट में। और क्योंकि इसमें फाइनेंशियली मैं इस पर फाइनेंस का बहुत बड़ा मसला होता है, तो मेल दो नंबरी करने में ज्यादा किरदार अदा करता है, ना कि फीमेल। तो मेरी फीमेल हायर करने की सिर्फ एक या दो वजह ये है कि फीमेल टिक के काम करती है, और दूसरा वो कोई चोरी चकारी, कोई फ्रॉड बहुत कम है उनके अंदर। इस वजह से मैं फीमेल को हायर करता हूँ, और ना कि मैं एक बेटी को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को या अपनी बहन को मैं इसलिए नहीं रखता कि वो फैंसी लगे, वो किसी को अट्रैक्ट करे, किसी मेल को, किसी इन्वेस्टर को। तो ये आप हलाल काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अगर इस सोच से आप रख रहे हैं, कोई भी रख रहा है, ठीक है, तो गलत बात है ये। किसी के बारे में पॉइंट आउट नहीं कीजिए, किसी इंडिविजुअल के बारे में। और कंट्रोवर्सी थ्योरीज तो हमारे यहाँ पे we अच्छा, are- काम करने में नहीं है ना। हम लोग बातें तो कर सकते हैं। जी। मैं आज आपकी बातें तो हमें करना आता है। तो इस वजह से जब ये चीजें पेरेंट्स सुनते हैं तो इस शोबे से वो दूर है ना। वो कहते हैं यार नहीं, मार्केटिंग नहीं, बच्चे को मार्केटिंग नहीं करवाना। मैं, आप यकीन करें, आप भी देखिएगा वो सीजन्स कि फीमेल्स I know. कैसे कैसे काम। हमारी पहली माँ अम्मा खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा एक तजारत करते थे, तो रियल एस्टेट तजारत मेरी बहन, मेरी बेटी क्यों नहीं कर सकती है? बिल्कुल। ठीक अच्छा, है। जब आपने ये बातें की हैं, इट्स वेरी इनकरेजिंग इन दिस सिचुएशन, बिकॉज अभी लेटली हमने सुना कि पाकिस्तान की तो 95% खवातीन ही जाहिल हैं। सो यू आर सेइंग कि नहीं, पाकिस्तान की खवातीन जो हैं ट्रस्टवर्दी हैं, हार्ड नहीं, वर्किंग उनको मैं हैं। ये समझता हूँ, अगर वो जाहिल, अगर आप समझते हैं कि वो जाहिल है, तो उसमें आपका किरदार है। आप उनको कुछ सोच नहीं देना चाहते, आप डरते हैं, आप इनसिक्योर है, कहीं एक साइड से, किसी तरफ से इनसिक्योर है। मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी बेटी बहन को एजुकेट करें, वो आपकी बेस्ट कंपेनियन बनेगी। बिल्कुल। लेट्स नॉट गो देयर। वो डिबेट एक वो और डिपेंड सर, वो हमारी कंपेनियन बनेंगे ना। Exactly. आज हम उस वक्त के उस दहाने के ऊपर हैं कि कोई बंदा, मैं नहीं समझता कि अकेला अपना घर का सिस्टम चला सकता है, ठीक है? आप माशाल्लाह, आप कितने अरसे से काम करिए इस फील्ड के अंदर, कि आप हमारे लिए बाइसे फख्र हैं, ठीक है? इस इंडस्ट्री में बहुत सारे और भी लोग हैं, ठीक है, होते हैं। मैं आज आपको, तो ऐसे ना पॉइंट आउट कीजिए। हमें अपनी बेटी को, अपनी बहन को इंकरेज Exactly. करना है। Yes. मैं आज आपको बताऊं, और दुनिया में देखें यार, क्या मेरी बहन बेटी किसी के आसरे पे बैठी रहे? वाई? वो अपने खाने का बिल खुद अदा करे, जैसे हम दुनिया में देखते हैं, ठीक है? वो आईफोन अपना खुद ले,
ठीक है, वो अपनी जिंदगी खुद गुजारे। हम्म, हमें उसको ये मैं अक्सर एग्जांपल देता हूं, अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा की बेटी एक रेस्टोरेंट में क्यों जॉब करती है, हम्म, उसको क्या पैसों की जरूरत है, हम्म, वो अपनी सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, उसके भी इस दुनिया के अंदर उसके भी डिसीजंस होने चाहिए, हम्म, ठीक है। हम्म, हाँ, इस्लाम के उस चीज़ों का ख्याल रखे, हम्म, ठीक है, हम्म, लेकिन उसको ज़िंदगी गुजारने का हक है, हम्म, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि हमने अपनी फीमेल को हक देना है। हम्म, अगर हम नहीं हक देंगे उनको एक ऐसा पीसफुल और अच्छा एनवायरनमेंट देना है। मेरे लिए मेरा एक क्वेश्चन है इस पूरी पाकिस्तान की आवाम से, मेरे मेरे दिल की तकलीफ है, मैं शेयर करना चाहता हूँ। एक मैट्रिक पास लड़की या एक मैट्रिक पास लड़का पाकिस्तान में क्या अपना घर बना सकता है? अमेरिका में एक बुचर, जी, अमेरिका में, दुनिया की डेवलप्ड कंट्री में, वो एक टैक्सी ड्राइवर भी वो अपना घर बना सकता है। हम्म, लेकिन क्या मैट्रिक पास पाकिस्तान में कोई जॉब ऐसी है जो उसको घर बना बना सके? क्या वो गलत कामों में नहीं पड़ेगा? बिल्कुल। अच्छा उस्मान साहब, जैसे आपने अभी बात की, हम बात कर रहे हैं दुनिया के साथ कंपैरिजन में। रियल एस्टेट सेक्टर जो है बड़ा हाईली रेगुलेटेड सेक्टर्स में से एक है। बाकायदा 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, लाइसेंस होता है, एंड देन ऑन ऑन दैट लाइसेंस पीपल प्रैक्टिस, जी, और फिर उसकी सारी एथिकल्स जो भी कोड्स हैं, चीज़ें वो अप्लाई होती हैं, एंड दे फॉलो इट, जी। कि वो उसके साथ करते हैं। हमारे यहाँ पर आज तक कभी ये लाइसेंसिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। क्या ये भी गवर्नमेंट नहीं करना, वहाँ पर भी तो प्राइवेट सेक्टर खुद ही रेगुलेट करा। आप जैसी जो मार्केटिंग कंपनियां हैं जी। वही लाइसेंसिंग भी कर रही होती हैं, वही लोगों को नहीं, इंटर्नशिप्स पे ले लेकिन रही फिर भी होती हैं, किरदार तो होता है ना, कोई रूल ऑफ लॉ तो एंटरप्रेन्योरशिप्स। होता है ना। ठीक। कुछ कोई रूल ऑफ लॉ है जिसके बाद वो अदारे बनते हैं, हम्म, कोई इंस्टीट्यूट बनता है। वो अभी अभी तक हमने कुछ भी, हमारी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं दी आज तक। हम्म, जब तक हमारी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी नहीं देगी तो हम कैसे कोई अदारे डेवलप कर लेंगे? ठीक है। हमारा दिल चाहता है कि हर बंदा होना चाहिए, ठीक है, लेकिन हम एक रियल एस्टेट कंपनी, एक रियल एस्टेट अदारा नहीं बन सकते। हम्म। हम बिजनेसमैन है, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट मौका दे हम जरूर करेंगे, एक तो फिर बनाने। आप में से कोई एक नुमाइंदा असेंबली में बैठा होना चाहिए, रियल एस्टेट सेक्टर में से किसी को इलेक्शन लड़ना चाहिए, ताकि वहाँ रिप्रेजेंटेशन हो, ये चीजें वहाँ पे हाईलाइट हो, मेरे पब्लिक अक्सर पॉलिसी दोस्त कहते डिबेट हैं का। कि हम तुझे ना आगे फ्यूचर में सेनेटर देख रहे हैं, तो मैं उन्हें ये कहता हूँ कि मेरे भाई, अगर मैंने कोई भी गवर्नमेंट की कोई सीट ले ली तो ये सब मेरा पैसा करप्शन का हो जाएगा हम्म, और मैं भी जेल की शक्ल देखूंगा, हम्म, और मुझे बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। मैं हम्म, अपने अपने तौर पे रहते हुए मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ऐसे पॉडकास्ट, एज ए, जब दौरान इंटरव्यू में उनसे सब बातें करता हूँ, उनको इंकरेज करता हूँ, अपनी टीम को बहुत इंकरेज करता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि मेरे मुल्क में लोग प्रोफेशनली स्ट्रोंग हों, क्योंकि आप फरा आपको नहीं पता कि जब ये हमारी आवाम यहाँ से दूसरे कंट्रीज में जाती है और वहाँ जो गुल खिलाती है हम्म, और जो उन उन पे गुजरती लोगों है। से फीडबैक आता है, जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी से जो फीडबैक आता है वो भी गलत है। जी। हम देखिए, उनके अंदर वो प्रोफेशनलिज्म ही नहीं होता। हम्म। अच्छा, ये कैसे पैदा किया जा सकता है, एंड वो क्या ट्रेड्स हैं जो आप समझते हैं? एथिक एंड वैल्यूज। ठीक। हम पैसे की जंग में बहुत आगे निकल गए हैं, पैसे की चाहत में ना बहुत आगे निकले, एथिक और वैल्यूज नहीं है ना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या एक गरीब आदमी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकता? वो जी सकता है एथिक एंड वैल्यूज से। हमारे एथिक एंड वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं। वैसे जो आपने जवाब सवाल पहले पूछा है ना, आई बेट 100% लोग जो कहेंगे नहीं जी सकता। वो बिल कैसे देगा बिजली की, वो गैस के बिल वो कैसे कंफर्ट देगा? जोन में, वो कंफर्ट जोन, देखिए, पैसा आपको कंफर्ट जोन देता है, आपको कंफर्टेबल देता है, कंफर्टेबल करता है। कूलर की जगह एसी आ जाता है पैसे की जगह। हम्म, लेकिन मैं आज आपको एथिक और वैल्यूज अगर आपके पास हो ना तो आप दुनिया के अमीर थे इंसान है। हम्म, आप छोटी सी जॉब में भी अपना गुजर बसर कर सकते हैं, ये नहीं कि गुजर बसर नहीं करता। हाँ, मुश्किलात बढ़ गई हैं गरीब आदमी के लिए, मैं इससे भी हम्म, मैं बात से डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि आपकी सोच अच्छी हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए रास्ते निकालता है। सही। अच्छा, जो बच्चे इसमें एक्सेल करना चाहें, इसको एज प्रोफेशन लेना चाहें, उनमें क्या खूबियां होनी चाहिए? स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छे होनी चाहिए, हम्म, स्पीकिंग स्किल होने चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और उनको ये पता हो कि अगर उस्मान आलम कुछ कर सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। हम्म, और सेकेंडली, उनको
हर दिन के बाद अपनी अपडेट को, अपनी ऐप को, अब माइंड ऐप को जी, अपडेट करना चाहिए। ठीक है। और स्किल्स क्या हैं जो लैक कर रहे हैं? इतने सारे बच्चे आप भी रखते हैं, अभी आपने मेंशन किया लड़कियाँ ज़्यादा, लड़के कम। हुँ, क्या वो स्किल्स हैं जो आपके पास जब आते हैं बच्चे, ग्रेजुएट होते हुँ, हैं, हुँ। पढ़े लिखे होते हैं, डिग्रीज़ भी होती हैं, है ना? लेकिन वो यकीन कर, स्किल नहीं होता, बोल तो पीएचडी सभी लेते हैं। पीएचडी लोग आते हैं मेरे पास, पीएचडी किया होता है लेकिन उन बेचारों में एक कॉन्फिडेंस नहीं होता। जो फैमिली की तरफ से कॉन्फिडेंस देना है अपने बच्चों को आपने, राइट। उसको मैं उसमें थोड़ा-सा मैं वीक मैं देखता हूँ लैग क्या होता है। हुँ, अगर हम अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें, बचपन से उन्हें ये समझाएँ कि आपने जॉब करनी है, आपने अपने करियर को डेवलप, करियर ओरिएंटेड बनाएँ। तो मैं आपको बताऊँ, कुछ लड़कियाँ बहुत आउटस्टैंडिंग हैं, कुछ लड़के बहुत आउटस्टैंडिंग हैं। हुँ, वो जब ग्रेजुएट होके आते हैं तो वो साथ उनको मैं उनको फ़ौरन हायर करता हूँ। लेकिन एक बंदे की बॉडी शिवरिंग कर रही है, बात ही नहीं कर पा रहा, स्पीकिंग स्किल्स ही नहीं है, आप लोगों की करोड़ों की प्रॉपर्टी कैसे बेच सकेंगे? हुँ, ठीक है? फिर आपको मार्केटाइज़ करना आता हो, ठीक है? आपको शौक होना चाहिए। हुँ, पैसों के लिए नहीं, शौक होना चाहिए, यार मैंने करियर बनाना है। हुँ, मैं आज तक इस करियर में अल्लाह ने मुझे कामयाबी इसलिए दी है कि मुझे शौक है। हुँ, मैं हर दिन एक कुछ अपनी अपडेट को नया उसमें ऐड ज़रूर करता हूँ। ठीक है। तो फिर मैं कुछ नया करने में कामयाब होता हूँ और उसमें एफर्ट में लग जाता हूँ। जब शौक होता है ना तो आप डे एंड नाइट काम करते हैं, डे एंड नाइट बात करते हैं। हुँ, तो मैं वो बात कर रहा था कि करनी चाहिए। मैं एक गाना सुना, आजकल ब्लॉकबस्टर चल रहा है इंडिया का, पाकिस्तान का। तो इंडिया में बहुत फेमस हो रहा है वो गाना। हुँ, लेकिन उसको बड़े दिल से उन्होंने गाया है हुँ, और पिक्चराइज़ किया है। हुँ, जो काम, चाहत और दिल से होना, हुँ। तो आप यकीन कीजिए उसमें कामयाबी आपका मुकद्दर ज़रूर बनती है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जब ये आपने एक बात सेट कर दी कि पैशन एक चीज़ हो गया नंबर 1। अच्छा, उसके अलावा ये भी बता दीजिएगा कि व्हाट आर द एरियाज़, क्या इसमें स्पेशलाइज़ेशंस भी हैं? क्या सिर्फ़ एक कम्युनिकेशन स्किल्स होंगी तो वो काफ़ी है नहीं, इस एरिया भी सेक्टर है, में नहीं आने के लिए? कम्युनिकेशन स्किल्स देखिए मैं आज आपको बताऊँ, फिर आपने जगहों का, पाकिस्तान की जो अच्छी जगह हैं, अगर आप रावलपिंडी के एक एरिया के अंदर काम कर रहे होंगे, छोटे से एरिया के अंदर, तो वहाँ कमीशन स्ट्रक्चर आपका बहुत कम बनेगा हुँ, और वही आप इस्लामाबाद के सिटी सेक्टर्स में काम करेंगे तो बहुत ज़्यादा बनेगा। हुँ, जितनी महँगी प्रोडक्ट आप बेचेंगे, उसकी लवाज़मत उतनी आपको, अपनी ड्रेसिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो मैं जब सीज़न्स देखता हूँ, तो मैं वहाँ एक-एक चीज़ नोट करता हूँ, उनकी ड्रेसिंग, उनका सोशल सर्कल, उनकी कम्युनिकेशन, वो क्लाइंट को कैसे ट्रैप करते हैं, कैसे लेके आते हैं हुँ, और कैसे अब वहाँ एक क्लाइंट मैंने उस सीज़न में देखा, वो रियल नेटफ्लिक्स का सीज़न है, हुँ, वो रियल स्टोरी है। हुँ, वो यानी कि एक कंपनी के ऊपर बनी हुई है वो सारी ठीक है। स्टोरी। तो वो 10 मिलियन का उसका बजट होता है, तो वो उसको 25 मिलियन तक ले जाते हैं हुँ, और 25 मिलियन में जाके लॉक करते हैं हुँ, वो प्रॉपर्टी। हुँ, तो यानी कस्टमर को उसकी नीड की चीज़ देना हुँ, और उसको सैटिस्फाई करना, ये बहुत बड़ी बात है। और वो हमें अब जिस तरह ये इंटरनेट का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें बहुत ईज़ी है लर्निंग सीखना। ठीक है। जब हम इस चीज़ के अंदर घुसते हैं तो हम घुसते, आप कोई भी अब जैसे जिस मेकअप आर्टिस्ट है उसको आज सीखना कोई मुश्किल नहीं है। हुँ, वो यूट्यूब पे भरा पड़ा हुआ है, व्लॉगर, हुँ, इन्फ्लुएंसर्स सब लगे हुए हैं। हुँ, एक-एक गूगल से आप एक-एक क्रीम को देख सकते हैं, उसमें क्या डला हुआ है, क्या नहीं डला हुआ, हुँ, क्या उसका शेड होगा, क्या चीज़ होगी, हुँ, कुछ किस बुश से काम करें। हुँ, तो अपने आप को अपडेट आपने खुद करना है। जी। ये बात है शो की। हुँ, नहीं, अब्बा जी दे देंगे, अम्मा जी दे देगी, बॉयफ्रेंड दे देगा, हुँ, ठीक है, भाई दे देंगे, हुँ, बहन दे देगी, मियाँ दे देगा। तो इस चक्कर में अगर रहेंगे तो हम कभी कुछ नहीं बन सकते। हुँ। ठीक है? और परसेप्शन का भी बताइएगा, जो एक व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर जॉब्स का कॉन्सेप्ट तो उनका है, मगर इसके बावजूद जैसे आपने बताया कि वहाँ पे कोई भी काम करके कोई आदमी जो है वो एक बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुज़ार सकता है। हमारे यहाँ पर इस प्रोफ़ेशन को की जो पब्लिक परसेप्शन है आप यकीन कि कीजिए कि हाँ, एक मैट्रिक पास बंदा भी, मैंने एक मैट्रिक पास बहन को ये काम सिखाया और वो बहुत अच्छा अर्न कर रही है। इस फ़ील्ड में एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें शौक की ज़रूरत है और व्हाइट कॉलर ऐसी जॉब है ये कि मैं आपको बताऊँ, अगर आपकी सोच अच्छी है और आपका शौक है,
तो आप दुनिया की हर चीज़ अर्न कर सकते हैं। उस्मान साहब, आप इतना फॉन्डली यू मेंशनिंग द नेटफ्लिक्स सीजन्स जो आपने देखे हैं, जिसमें इतना अच्छा उन्होंने पोर्ट्रे किया सक्सेस स्टोरीज को, जो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशनल होंगी, मोटिवेशनल होंगी कि दे कैन डू इट, वी कैन आल्सो डू इट। अपने मीडिया के बारे में क्या ख्याल है? हमारे यहाँ पे जब उन्होंने कोई गुंडा दिखाना होता है, कोई बदमाश दिखाना होता है, ईदर ही विल बी अ पॉलिटिशियन और ही विल बी अ रियल स्टेट सम पर्सन जिसके आगे पीछे दो डाले और बहुत सारे गार्ड्स और मतलब एंड इंडल्जिंग इन ऑल काइंड ऑफ आई मीन थिंग्स व्हिच आर नॉट लॉफुली राइट। तो फिर क्या ख्याल है इस परसेप्शन के बारे में? अब इसको हमारी देख के इंडस्ट्री, कौन हमारा मीडिया वैसे चीज़ों को प्रमोट नहीं कर रहा। जैसे एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, मुझे तो ये लग रहा है, मैं ओवरऑल देख रहा होता हूँ, अगर मैं अपने साथ अगर किसी को देखता हूँ, तो हमारे साथ चाइना है, इंडिया है। चाइना तो बहुत आगे है, तो मैं इंडिया को देखता हूँ अब तो क्योंकि वो भी एक बहुत आगे। सेम लैंग्वेज बहुत आगे थी। उनकी हर इंडस्ट्री, उन्होंने अब कश्मीर के मामले में आर्टिकल 370 के ऊपर मूवी बनाई, हम्म, उन्होंने बम्बई धमाकों के ऊपर मूवी बनाई, उन्होंने पाकिस्तान में जो स्ट्राइक्स की थी उसके ऊपर मूवी बनाई, सीजन्स बनाए। हमारी तरफ से एक भी नहीं। वो उन्होंने अपनी पूरी आवाम को, यहाँ तक कि पाकिस्तान की आवाम को भी एजुकेट किया कि ये चीज़ें कैसे अपना हुई। नैरेटिव, अपना अपना नैरेटिव, नैरेटिव अपना उनका जो है जी। नैरेटिव किया। हमारे मीडिया ने, हमारी इंडस्ट्री ने कोई किरदार अदा नहीं किया। तो फिर अब मुझे ये लगता है कि उनकी हर चीज़ तरक्की की तरफ गामज़न है और हमारी हर चीज़ ज़वाल पज़ीर हो रही है। आपने सही कहा है। कुछ अरसे तक टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बूम था। पाकिस्तान जो है वो बेस्ट मार्केट था टेक्सटाइल के लिए। फिर हमने बाकायदा वो इंडस्ट्री यहाँ से ख़त्म हो गई, नापैद हो गई, यहाँ से शिफ्ट हो गई जो हमारी इंडस्ट्री थी बांग्लादेश में। फिर बिल्कुल, हमने देखा एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर का भी फिर हमने वही हाल देखा कि गंदम हमारी ट्रू। पड़ी होती है तो गंदम हम इम्पोर्ट कर नहीं, लेते हैं। बिल्कुल ऐसे है। रियल एस्टेट सेक्टर में पिछले कुछ सालों से एक बूम आया था, बहुत सारे लोग इससे जुड़े, बहुत सारे लोगों ने जिसे हम डिस्कस जी, करे। बिल्कुल ऐसे है। फिर हालात जो है वो ऐसे हैं कि अब नहीं लग रहा कि रियल एस्टेट सेक्टर भी सरवाइव कर मुझे पाएगा। ये लगता है कि सोची समझी साजिश के तहत ऐसा हो रहा है कि कोई बंदा किरदार अदा नहीं होने ना दिया जा रहा है। क्या, कहाँ से क्या हो रहा है, मुझे नहीं समझ आ रही। लेकिन क्यों, वाई कोई किरदार अदा क्यों नहीं कर रहा, ये समझ से कासिर है। ठीक, आपके ख्याल में ये ये जो फ्लक्चुएशंस हैं, आई मीन एकदम से मार्केट फ्लक्चुएशंस आ जाती हैं, इंडस्ट्री बैठ जाती है पूरी, ये कितना इफेक्ट करती है लोगों की करियर चॉइसेस को? हमारे यहाँ तो हमें तो जॉब सिक्योरिटी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए जहाँ कुछ करना ना पड़े और पेंशन भी मिलती है और तनख्वाह भी हर महीने के बाद आप मिलती है। देखेंगे तो कुछ मुलाजमीन पाकिस्तान के गवर्नमेंट सर्वेंट्स अपनी जॉब्स पर ही नहीं जाते हैं, घर बैठकर सैलरियां लेते हैं जी, और उनकी हाजिरियां लग जाती हैं। और ये उनके नज़दीक हलाल हलाल कमाई रोजी है। है हाँ जी। जी। और जब ये ऐसी सोच पाई जा रही हो तो बहुत बुरे हालात हैं। मैं आपको बताऊं, मैंने वो पहले भी आपको बात करी, कोई हमारी पॉलिसीज ना दाहियों पर हम्म, होनी चाहिए, मुश्तमिल होनी चाहिए, ताकि जिनसे एक एक तवातर नजर आए। ठीक है ना, हमारे यहाँ कुछ समय अनस्टेबिलिटी जो है ना, इसने बेड़ागर कर दिया हमारे मुल्क का। हम्म, ठीक है, हमें एक पॉलिसी लेके आनी है जो लॉन्ग टर्म रहे, उसमें हर पर्सन उसको सपोर्ट करे। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने मनमोहन सिंह की पॉलिसीज को फॉलो किया है जी। और उनको चलते रहा, तो आज मुल्क कहाँ से कहाँ चला। एक अगर चाय बेचने वाला एक मुल्क चला सकता है, हम्म। तो पाकिस्तान में तो बड़े टॉम क्रूज, बड़े टॉप लेवल लोग बैठे हुए हैं। सर तो वो क्यों, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी बड़ी ज़रूरी है ना। 5 साल मंसूबा हमने सुना है, 5 साल हुकूमत नहीं पूरी होती देखी कोई। तो वो एक हुकूमत दूसरी हुकूमत की दुश्मन होती है तो वो मंसूबे हमारे अधूरे रह जाते हैं। लेकिन जो मैंने आपसे बात पूछी कि जब इतनी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, एक नया एंटरप्रेन्योर या एक नया यूथ, जो भी बच्चा इस इंडस्ट्री में आए, वो कैसे सरवाइव करे इतना उतार चढ़ाव में? देखिए, वक्त का तो अब आज आज तक हमने ऐसे हालात देखे नहीं थे अपने मुल्क के अंदर। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप ने लोगों के साथ, मैंने आपको बताया बहुत बड़ा गैप है रियल एस्टेट का। पाकिस्तान में रियल एस्टेट से बहुत अर्निंग है, बहुत हम्म, बड़ी अर्निंग है, इतनी कि आप सब गैप कवर कर जाते हैं। हम्म, आ,
ये कहना कि वो उस पे एडजस्ट नहीं हो पाएगा इस टाइम के अंदर, ये बिल्कुल कहना गलत है। पिछले दिनों उस्मान साहब एक में डॉक्यूमेंट्री आई वुड रियली लाइक टू हैव योर ओपिनियन ऑन इट बिकॉज आप इस इंडस्ट्री के एक बहुत कामयाब शख्सियत हैं। एक बात मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि बाकी तमाम मुल्क जो स्पेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनोवेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क और इंडस्ट्रीज जो हैं और कामयाब और तरक्की कर रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर को उन्होंने एक नॉन डेवलपमेंटल जो है वो सेक्टर करार दिया कि हमारे यहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इधर होती हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है उतनी तेज़ी से ग्रो नहीं कर पा रहा। दिस इज़ ऑल्सो एन नहीं, ओपिनियन। गलत, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको बताऊं, आपकी इतनी इंडस्ट्रीज इस रियल स्टेट से जुड़ी हुई हैं कि 56 मेरा ख्याल है इंडस्ट्रीज हैं रियल स्टेट से जो चलती हैं। ऐसा बिल्कुल कहना गलत है कि रियल स्टेट, आप जब एक प्लॉट बेचते हैं, आप टैक्स लेते हैं, उसमें एक बायर है, एक सेलर है, आपका पैसा आपके मुल्क में रहता है। अब आपका पैसा जितना है वो पाकिस्तान से $12 बिलियन बाहर गया है। आपने अपने मुल्क में चलें जी, कोई कोई एक ऐसी आप इंडस्ट्री बताएं पाकिस्तान में जहां एक आम आदमी इन्वेस्ट कर सके। हम्म, आपके पास सिर्फ बैंक है, हम्म, आप सूद लेते रहे, सूद खाते रहे। हम्म, आपने पाकिस्तान में की आवाम को कौन सा शोबा दिया है जो बचाया है जहां आपकी इंडस्ट्री वो बेचारे इन्वेस्ट करें और अर्न कर सकें yeah, ओवरसीज। देखें, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती है, सीमेंट, सरिया, पाइप्स, टाइल्स। अब किसकी बात करूं, ठीक है ना, आर्किटेक्ट से लेकर हर बंदा इस शोबे के अंदर है। फिर लेबर काम करती है। एक एक अगर प्रोजेक्ट छोटा सा शुरू होता है तो उसमें कम से कम 100-150 लोग चाहिए होते हैं। एक कनाल के अगर प्रोजेक्ट है तो हम्म, उसमें 100-150 लोग चाहिए। पूरे मटेरियल जो आता है, हर एक चीज यूटिलाइज होती है, ठीक है। हाँ, मेरा ये मानना, यहाँ तक मैं उनकी बात से थोड़ा सा ट्रस्ट भी करूंगा उनकी बात है कि एक ऐसी जगह सोसाइटी बन रही है जहां उसकी जरूरत नहीं है, हम्म, ठीक है, और उस रोडें बन गई हैं, ठीक है, लेकिन आज उसने डेवलप नहीं होना। आबादी वहां आज नहीं आनी, आज से 10 साल बाद आनी है, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल तबाह है, हम्म, वो गलत। लेकिन इस्लामाबाद में कितने पाकिस्तान में कितने लोगों को घरों की जरूरत है? बहुत, हम्म, मेरा ख्याल है कोई 1 से 1.5 करोड़ लोग हैं जिनको घरों की जरूरत है, हम्म, ठीक है। लेकिन हम कहाँ अब तक हमने उनके लिए घर दिए हैं या कोई ऐसी चीज दी है? लेकिन बहरहाल मैं ये बात से इत्तेफाक नहीं करता। ठीक है। एक और जो कॉन्सेप्ट है जिसको डिस्कस किया जाता है कि जब बाहर से इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में, तो यहाँ पर जो कीमतें हैं वो अफोर्डेबल नहीं रहती हैं लोकल बायर्स के लिए, और उनकी रीच से बाहर हो जाती है बिकॉज दे आर इन्वेस्टिंग इन डॉलर्स एंड पाउंड्स। अब वो उसमें अर्न कर रहे हैं और उनके लिए ये कीमत इतनी नहीं वैल्यू करती। यहाँ के लोग जो रुपीज़ में अर्न कर रहे हैं उनको फ़र्क पड़ रहा होता है। कीपिंग दिस इन माइंड, जस्टिन ट्रूडो ने भी कनाडा में अभी रिसेंटली जो पिछले 1 साल में इसने बैन कर दिया था कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी जो कि फॉरेन नेशनल्स हैं। और यही पॉलिसी जो है ये इम्प्लीमेंट यूके ने की और मुख्तलिफ ममालिक ने की। जब तक आप नेशनल नहीं है वहाँ के, आप वहाँ पे प्रॉपर्टी नहीं ले नहीं सकते खरीद या सके। इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं कि आप अग्री करते हैं इससे कि अगर बाहर के लोग यहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ नहीं, की बाहर के प्रॉपर्टीज लोग ही महंगी हो नहीं, जाएंगी? ओवरसीज पाकिस्तानी, बाहर के लोग उन्हें भी हाँ, कंसिडर आप करते उन्हें हैं because कंसीडर people करें not- बाहर के लोग, लेकिन देखिए आपकी मुल्क में आपको बाहर के पैसों की जरूरत है। तो ये अगर आप कहें कि रेट बढ़ जाता है, लेकिन बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान में चंक पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है रेट नहीं बढ़ता। लेकिन आप एक कैप लगा दें, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी के ऊपर एक कैप लगा दें रेट्स के ऊपर, हम्म, तो भी गुजारा। वो बात है ना, रेगुलेट किया जाए, रेगुलेट किया जाएगा तो हम उस तरफ बढ़ेंगे। अभी हमारा ये इंडस्ट्री रेगुलेट ही नहीं है। वो देखिए उन्होंने रेगुलेट किया, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो वहां उसके ऊपर वो कैप लगा देते हैं किसी न किसी की वजह से, ठीक है ना। जब हमारी इंडस्ट्री रेगुलेट ही नहीं होगी तो उसके अंदर कुछ भी होता चला जाए, ठीक है, वो गलत है। इस पे ओवरसीज को भी नुकसान होता है, ये नहीं कि ओवरसीज की वजह से होता है। ओवरसीज तो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो भी महंगी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे होते हैं। तो ये आपकी बात सही है कि एक आम आदमी से वो चीज की कीमत निकल जाती है, लेकिन उस आम आदमी को समटाइम फायदा हो रहा होता है ना, वो अगर एक आम आदमी इन्वेस्ट कर लेता है।
ठीक ठीक है। है? तो उसको भी फ़ायदा। मैं आपको बताऊँ पाकिस्तान की अभी भी जो रेट्स हैं वो बहुत कम है। किसी भी कैपिटल में आप देखिए, आप बम्बई की देखिए रेट्स देखें, मैं देखता हूँ डेढ़ 2-2 अरब रुपए का एक अपार्टमेंट है, हुँ, जो हम देख रहे होते हैं कोई शोबिज़ स्टार ने लिया है, जो हमें हुँ, सुनने में आता है, हुँ। तो बिलियंस में उधर होता है। आप दुबई के रेट्स देख लीजिए कहाँ से कहाँ। हमारे इस्लामाबाद में अभी भी आपको 5, 6, 7 करोड़ रुपए में अपार्टमेंट मिल जाता है। हुँ, तो ठीक ऐसी है, बात नहीं है। ठीक है। अच्छा और इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि लर्निंग अपॉर्च्युनिटीज़ क्या हैं? अगर कोई इस इंडस्ट्री में आना चाह रहा है और वो चाह रहा है कि वो इसके बारे में कुछ सीखे, तो उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा? इंटरनेट एंड ये सब चीज़ें तो हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल नॉलेज है, मार्केट के जो डेफ़िनेटली कुछ उसे प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, वो कैसे एक्वायर करे? देखिए, बहुत ईज़ी है, किसी भी आप प्रॉपर्टी के ऑफ़िस में जाएँ, वहाँ बैठकर आप काम कीजिए, हुँ, सीखिए। हुँ, आप आप आपका इंटरेस्ट ऑफ लेवल होना चाहिए, आप 100% आपको कोई ना कोई ऑफ़िस ज़रूर हायर कर लेगा, ठीक है? आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, आप उनके कहें, तो हर कंपनीज़ को ज़रूरत होती है लोगों की, हुँ, लेकिन इंटरेस्ट ऑफ लेवल है ना, अब आप वहाँ टाइम पास करेंगे, आप अपना टाइम किल करने के लिए आ रहे हैं, ठीक हुँ, है ना? हुँ। तो वो मज़ा नहीं है, शौक ज़रूर होना चाहिए, अगर शौक है आपको तो फिर बात बनेगी। किस माइंडसेट के साथ आना चाहिए? यू आर अ प्रॉपर्टी एडवाइज़र और यू आर अ सेल्स पर्सन? नहीं, एज़ ए सेल्स पर्सन आना चाहिए। ठीक। जी, एज़ ए सेल्स पर्सन आना चाहिए तो ज़रूर वो इंशाल्लाह कामयाब होगा। 3 मंथ, 6 मंथ में ज़रूर हो जाएगा, अगर बिल्कुल। उसका शौक है। सो उस्मान साहब इनकम अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं इस प्रोफ़ेशन में, वो स्टेबल और रिलायबल हैं एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोफ़ेशंस? क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं आज कमीशन मिल गया, जी, 6 महीने तक पता नहीं डील हो मिलेगा या कि ना हो, हाँ, क्लोज़ करेंगे आप डील कि नहीं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं आपको 100% इसमें मैं इस बात पे यकीन नहीं रखता। लेकिन देखिए, यहाँ हम ना इसको ना स्पेसिफ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। लाइक आप एक सेक्टर में काम करें। आप अगर पूरे इस्लामाबाद में काम करेंगे ना, एक डॉक्टर पूरे हर किडनीज़ का भी स्पेशलिस्ट बनने की कोशिश करेगा, हार्ट का भी बनेगा तो कभी भी नहीं बन पाएगा। हुँ, अगर वो स्पेसिफ़ाई एक डॉक्टर हार्ट का कार्डियोलॉजिस्ट बनता है तो उसका नाम भी डेवलप होगा, सब उसको समझे। ऐसे ही अगर एक सेक्टर में बैठ के आप काम करेंगे, आप लैंड के सेक्टर में चले जाते हैं तो लैंड के सेक्टर में काम करें। अगर आप ब्रोकरेज में आ जाते हैं, तो ब्रोकरेज में काम करें। ब्रोकरेज में अगर आप स्पेसिफ़ाई करेंगे कि जी मैंने एफ सेक्टर में काम करना है, हुँ, तो एफ सेक्टर में आप घरों के ऊपर काम कर रहे होंगे, सेलिंग कर रहे होंगे, तो 100% आपकी सेल्स होंगी। ठीक है। 1 महीना लग जाएगा, 2 महीने लगेंगे, लेकिन आपको अगर आपके अपने काम के ऊपर ग्रिप है, तो अगर आप कहेंगे कि तीसरे महीने, चौथे महीने आपकी काम पे ग्रिप हो जाएगी, ऐसा नहीं। हुँ, कम से कम 1 साल आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास डेटा होगा, एक-एक चीज़ की आप इन्फॉर्मेशन होगी, आप 100% आपकी सेल्स होंगी। ठीक। लेकिन एक सेल्स होगी आपकी तो पूरा साल आप आराम से। वो लोग पता है क्या करते हैं यहाँ इस काम के अंदर, एक सेल हो जाए, लो जी खर्चा बन गया है, हुन आराम नाल घर सुते रहेंगे, हुँ, ठीक है? वो काम में दिल नहीं लग रहा होगा, बस एक सेल है उसको पैसों को खर्च कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी हम अपने प्रोफ़ेशन को जॉब की तरह नहीं करते। ये जॉब भी है एक, लेकिन एक बिज़नेस भी है। हुँ, आप इसको इस तरह लें, तो हुँ, यहाँ इसमें आपको 9 टू 5 अपनी अपनी सीट को गरम करना है और काम ज़रूर करना है आपने। ठीक है। अपने काम पे फ़ोकस ज़रूर रहना है। हुँ, जब आप हट जाते हैं, आपकी जो सोच है वो फॉर द टाइम बीइंग पास लगा देते हैं, तो आप मार्केट से बिल्कुल आप हट जाते हैं। हुँ, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं रहती, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है जो हुँ, आप सेल करते हैं रियल यस। एस्टेट में। हुँ, तो जब आपके अपडेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड वो स्पेसिफाई जो आपका एरिया उससे रिलेटेड आपके पास इन्फॉर्मेशन, तो आप उसमें सेलिंग करना आपको मुश्किल लगेगा। कल आपका रेट था 6 करोड़ पे घर का, तो आप 1 महीने बाद जाके उसको चेक कर रहे हैं, तो हुँ, वो शायद बिक चुका हो, शायद 6.5 करोड़ पे आप बायर माँग रहा हो, हुँ, सेलर माँग रहा हो, तो आपको अपडेट रहना है। आप इसमें एक दिन भी यानी कि काम में नहीं रुक सकते। ठीक है। जी। अच्छा अब जो एक कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फ़ील्ड में कि इफ यू वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी तो आपको कुछ अनफेयर मीन्स जो हैं वो करने पड़ेंगे। जी, इसमें हमारे भी यहाँ हाँ, जी, कमीशन एंड जी, यहाँ टॉप हमारे डाउन आ टॉप होते जाएगा। हैं। टॉप लोग लगाते हैं, टॉप लगाएँगे, आप अपने क्लाइंट के साथ ज़्यादती करेंगे। आप इससे अच्छा कोई बड़ी प्रॉपर्टी बेच लें, टॉप लगाने की बजाय। आप हलाल अर्निंग करें, आपका रिलेशन बचना चाहिए, ठीक है? हाँ, अगर आपके पास भी पैसे हैं, आपको अपने काम के ऊपर ग्रिप है, तो आप बयाना कर लें, हुँ, बयाना करके सेल कर लें।
ठीक है ना, तब वो हलाल हो जाएगा आपका, आपने वो चीज़ बयाना कर ली, हम्म, ठीक है, फिर आप सेल कर लें। अगर आप एक क्लाइंट्स एक सेलर से 6 करोड़ का ले रहे हैं और अपने क्लाइंट को दे रहे हैं 6.5 करोड़ रुपए का, हम्म, ठीक है, 50 लाख रुपए आप बीच में से रख रहे हैं तो गलत है, हम्म, हराम है ये, ठीक है ना, जो होता है हमारे यहाँ पाकिस्तान में, हम्म। ठीक है, ये जाती है। अच्छा, अब एक लास्ट क्वेश्चन इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होनी चाहिए जब हम बात करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, या वर्टिकल ग्रोथ होनी चाहिए, जो कि एक बड़ी डिबेट इस वक्त दुनिया में चल रही है? देखें, पाकिस्तान में हॉरिजेंटल ज़्यादा हो रही है, ठीक है, वर्टिकल बहुत कम हो रही है। लेकिन वर्टिकल जो एरिया इस्लामाबाद में तो वर्टिकल ज़्यादा होना शुरू हो गई हुई है, हम्म, लेकिन सोसाइटियाँ बनी हुई हैं। मैं अपने ना टीम से, अपने दोस्तों से एक बात करता हूँ, मैं कहता हूँ इस्लामाबाद के अंदर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेंगे ना 10 किलोमीटर्स के अंदर अंदर, 10-15 किलोमीटर्स के अंदर अंदर, तो आप यकीन करें आपको नुकसान नहीं होगा। इवन 25-30 किलोमीटर 20 किलो आप मैक्स 20 कर लें, ठीक। ठीक है, मैं 20 किलो, आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कोई किसी जगह भी ले लें, हम्म, आंखें बंद करके बनी हुई चीज ले लें, कंस्ट्रक्ट ले लें चीज। आजकल वर्टिकल में फायदा ये है, कंस्ट्रक्शन जुड़ी होती है, तो हम्म, अगर आज आप कोई भी कंस्ट्रक्टेड चीज लेते हैं तो आपको फायदा होगा। हम्म, वर्टिकल का ये फायदा क्लाइंट्स के लिए। हम्म, लेकिन जो आप हॉरिजेंटल की बात करें वो बाकी बात सही है। जब शहर फैलते हैं, आपकी जो फसल देने वाले एरियाज हैं, जो अब पाकिस्तान ने इसमें थोड़ा सा काम किया है कि आपकी वहाँ सोसाइटियाँ नहीं बनेंगी, जो ग्रीन एरियाज हैं, हम्म, बहुत अच्छे इक़दाम है, मैं ये समझता हूँ। देखिए, रियल स्टेट में इस्लामाबाद में बहुत अभी पोटेंशियल है। हम्म, अभी देख लें, आपका नया बिल्यू एरिया बन रहा है, हम्म, आप देखिए बिल्डिंग्स बनेंगी तो एक इस्लामाबाद की लुक ही तब्दील हो गई। अभी मैं रात को जब F10 की तरफ से आ रहा, तो एक आपको एक डिफरेंट लुक नजर आ रही होती है हम्म, और दुनिया में ये आजकल वर्टिकल पे काम हो रहा है, तो वर्टिकल अच्छा है, जी। जरूर अच्छा है जी। और उसमें अगर क्लाइंट इन्वेस्ट करता है तो उसको भी फायदा है, क्योंकि वक्त के साथ साथ पाकिस्तान के जो हालात है उसमें महंगाई होती है, तो सही। जो मटीरियल महंगा होता है, तो जिन्होंने कंस्ट्रक्ट चीज ली होती है तो उनको फायदा होता है उसमें। ठीक है, अब आप एक इंस्पिरेशन है बहुत सारे लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री से जुड़ते हैं। वो सब दे ऑल वांट टू बिकम उस्मान आलम, अ पर्सन हु स्टार्टेड एज ब्रोकरेज, और वहाँ से एक रियल एस्टेट एजेंट से देन सेटिंग अप इंडस्ट्री, एक ऐसी कंपनी जो कि मार्केटिंग कंपनी और लीडिंग मार्केटिंग कंपनी, एंड देन वेंचरिंग इनटू डेवलपमेंट एज वेल, ना कि डेवलपर भी अब आप। मुझे बताइएगा कि ये तमाम स्टेप्स और इसी मराहिल को तय करने के लिए कितना मेहनत और कितना तजर्बा और कितना सरमाया जेब में होना चाहिए फॉर समबडी हु इज कमिंग अप न्यू, बिल्कुल जो जीरो से बस स्टार्ट कर आपको रहा है? इतने पैसे होने चाहिए कि आप ऑफिस आ सकें, सिर्फ किसी ऑफिस में आ सकें, और शौक होना चाहिए। ये है पैशन और शौक की बात। ये इन्वेस्टमेंट की गेम नहीं है। ये इन्वेस्टमेंट की गेम नहीं है। यहाँ मैंने बहुत सारे लोग आए जो पैसा लेके आए और बर्बाद होते देखे हैं हम्म, जल्दी में, ठीक है ना। आपको आप अगर इन्वेस्टर हैं, आप अगर रियल एस्टेट सीखना चाहते हैं, आप अगर इस रियल एस्टेट में बिजनेस कर रहे हैं, आपके अंदर शौक जरूर होना चाहिए, तो आप बुलंदियों को छुएंगे। आपके अंदर एक जज्बा होना। इस प्रोफेशन को डॉक्टर बनने के लिए आपको कितने साल लगते हैं? हम्म, आप मिनिमम 4 to 5 years, फिर हाउस जॉब 5 to 6 year लगते हैं, 7 years it takes, 7 years लगते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो आप मुझे बताएं उसके बाद क्या सैलरी लेवल है आपका? 25,000, 30,000, 35,000, 40, 50, 50, 50, 60, ठीक है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि रियल एस्टेट में कुछ 3 से 4 महीने जिसको लगे हों, अगर उसने 3-4 महीने दिल से, और उसके स्पीकिंग स्किल और कॉन्फिडेंस है उसके अंदर, तो मैं समझता हूँ कि 1-2 लाख रुपए इजीली अर्न कर सकता है। पर मंथ जी जी विदाउट इन्वेस्टिंग अ पेनी। जी। मैं 3 to 4 months की बात कर रहा हूँ जी। ठीक। सिर्फ उसने मैट्रिक किया, लेकिन उसके स्पीकिंग स्किल्स, उसको तो इंग्लिश सीखनी आती, इंग्लिश बोलनी आती है थोड़ी सी, कुछ लफ्ज, यानी कि अगर उसने सोशल मीडिया पे जाके कुछ सीखना है तो उसको समझ आए, ठीक है, मैट्रिक पास, तो 100% वो अर्न कर सकता है। लेकिन आपने खुद अभी अपनी गुफ्तगू में जैसे जिक्र किया कि लॉस भी बड़ा होता है, इसमें गेन भी बड़ा है और लॉस भी बड़ा है। जी, वो जब पैसे आते हैं ना, फिर आपका भी दिल करता है कि आप एक प्रॉपर्टी, आप देखिए पीक रेट पे आपने कोई चीज परचेज की, जिसकी आप बात करी थी कि रेट्स ऊपर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो रेट्स कैसे ऊपर होते हैं कि पीक एक रेट है ना, एक
प्रॉपर्टी की एक्चुअल वैल्यू होनी चाहिए 1 करोड़, और उसकी उस पे इन्वेस्ट कर करके लोगों ने गेम्स कर करके, जैसे आज हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि सट्टाबाजी करते हैं ये लोग। तो कुछ लोग, एक इन्वेस्टर जाता है एक सेक्टर में, वहां रेट है 30 लाख रुपीज प्लॉट्स का, 5 मरले के प्लॉट का 30 लाख रुपए है। एक सेक्टर में गया, उसने जितने सस्ते प्लॉट थे सारे परचेज किए, ठीक है, जो नया प्लॉट आता है वो परचेज करता है और रेट ऊपर ले गया, 40 ले गया, 50 ले गया, 60 ले गया, एंड ऑफ द डे अपने प्लॉट काटे वहां पे और उसमें से निकल गया। अब रेट चला गया 60 लाख पे, एक्चुअल उसकी कीमत थी 30 लाख रुपया, ठीक है, तो वो जो 60 लाख पे परचेज करेगा, ठीक है ना, तो वो तो बेचारा पीक पे उसने परचेज किया, तो नीचे आता जाएगा रेट, वो रेट फिर 50 होगा, फिर 40, फिर अपने एक्चुअल 30 पे आके रुक जाएगा, तो उसको कितना नुकसान हो गया यहाँ पे। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है हमारे रियल एस्टेट एडवाइजर को, कि हम अपने किसी रिश्तेदार की अगर इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं तो पीक रेट्स पे ना करवाएं, जहां मार्जिन हो वहां पे करवाएं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल अभी कहता हूँ कि अभी DHA फेज 5 के अंदर इस्लामाबाद के अंदर रेट्स बहुत कम है, जो उनका नॉन डेवलप एरिया है, वहां कनाल का प्लॉट 1 करोड़ 60 लाख रुपए का, तो उसने कुछ अरसे में उसने बन ही जाना है, ठीक है ना, तो वो नॉर्मल प्लॉट 3-3.5 करोड़ रुपए का है, तो 1 करोड़ 60 में 100% बढ़ेगा, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू पे, एक्चुअल रेट पे आएगा, तो वो एक बड़ी अच्छी एक प्राइस है। तो हमें इन्वेस्टर रेट पे जो चीज मिल रही हो वो लेके देनी चाहिए अपने क्लाइंट को। सर ये है सारा एक्सपीरियंस की बात। अब उस्मान आलम बनने के लिए आपको कुछ ना कुछ वक्त तो गुजारना पड़ेगा ना रियल एस्टेट में। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आपने आज की पॉडकास्ट में वी हैव ट्राइड टू टच ऑल द एरियाज जो कि इम्पोर्टेंट हैं लर्निंग के लिए और इस फील्ड में आने के लिए। थैंक यू फॉर शेयरिंग द इनसाइट्स विद अस, एंड आई होप कि आपको इस पॉडकास्ट में कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी। हम इससे जुड़ी हुई मुसलसल जो सीरीज़ कर रहे हैं उसमें और बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे। उसके लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिए। थैंक यू।